सो लेट्स डिस्कस अबाउट द वाटर पोल्यूशन। सो वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर में कोई भी अगर फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो उनको हम लोग जो है वाटर पोल्यूशन कहते हैं। और जो वाटर पोल्यूशन कॉज करने वाले एजेंट होते हैं हम उनको वाटर पोल्यूटेंट कहते हैं। और जो वाटर पोल्यूटेंट होते हैं ये ह्यूमन की लाइफ को और एज वेल एज जो एक्वेटिक एनिमल की लाइफ होती है दोनों को अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन की लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं? अगर ह्यूमन जो है गंदे पानी को कंज्यूम करेगा तो उससे बहुत सारी उसको जो है बीमारियां होंगी। तो ये जो है ह्यूमन को अफेक्ट कर रहा है। और एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रह रहे हैं, जो गंदे पानी में अगर एक्वेटिक एनिमल रहेंगे तो उनको भी ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी जिसकी वजह से उनकी भी डेथ होने लगेगी। तो ये ह्यूमन एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ को भी जो है अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं पल्यूटेंट इंक्लूड आर। सो कौन कौन से पल्यूटेंट होते हैं? तो इंडस्ट्री वेस्ट होता है, हॉस्पिटल वेस्ट होता है, हाउस होल्ड होता है, एग्रीकल्चर होता है एंड सीवेज वेस्ट होता है। केमिकल इन द एयर डिजॉल्व इन द रेन वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स फ्रॉम द लैंड पल्यूट वाटर। सो जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो लेट मी क्लियर। सो जो एयर में जितने केमिकल प्रेजेंट होते हैं वो वाटर के साथ मिक्स होते हैं। सॉरी, डिजॉल्व इन द रेन वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। सो जो सारे केमिकल जो हैं एयर में प्रेजेंट होते हैं वो वाटर से मिक्स होते हैं एंड फर्टिलाइजर से मिक्स होते हैं, पेस्टिसाइड से मिक्स होते हैं। एंड ये जो है लैंड वाटर को भी कॉज करते हैं, लाइक सॉयल पोल्यूशंस को भी कॉज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सोर्सेज क्या होते हैं वाटर पोल्यूशन के। तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज होता है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ होता है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स होता है, माइनिंग एक्टिविटीज़ होता है, हजार्डस वेस्ट साइट होता है, लैंडफिल्स होते हैं, अर्बन स्टॉर्म वाटर रन ऑफ होता है, मरीन वेसल्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन की वजह से, नेचुरल इवेंट्स की वजह से। सो इसमें भी बहुत सारे नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से वाटर पोल्यूशंस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द पोल्यूशन इज़ द मरीन पोल्यूशन। सो अगर हम लोग बात करें मरीन पोल्यूशन क्या होता है? सो कोई भी वाटर बॉडी है उसमें अगर कोई भी फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो उसको हम लोग मरीन पोल्यूशन कहते हैं। फिर उसके बाद जो मेन कॉज है मरीन पोल्यूशन का वो है डिस्चार्ज ऑफ द वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सी। जो समुद्र होता है उसमें जो डिस्चार्ज करते हैं वेस्ट चीज़ों का, उसकी वजह से जो है मरीन पोल्यूशन होता है। जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को अगर सी में डिस्चार्ज करते हैं तो इसकी वजह से हमें जो है मरीन पोल्यूशन देखने को मिलता है। Pollution and the warm ocean water has also degraded the coral reef in the several areas. So जो warm ocean water होता है और जो पानी में जो पल्यूटेंट होते हैं ये अफेक्ट करते हैं कोरल रीफ को। कोरल रीफ जो होती हैं उनको जो है ये अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद है ड्यू टू द एग्रीकल्चरल वेस्ट रन ऑफ एंड वेस्ट वाटर, द लो ऑक्सीजन डेड जोन आर डेवलप्ड इन द कोस्टल ओशियन वाटर। सो एग्रीकल्चरल वेस्ट के डिस्चार्ज की वजह से क्या होता है कि जो लो ऑक्सीजन जोन जो है क्रिएट होता है। लो ऑक्सीजन जोन की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है सी में वो रिड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनको प्रॉपर्ली ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाएगी जिसकी वजह से क्या होगा कि एक टाइम पीरियड बाद जो है वो मरना स्टार्ट कर देंगे। And then according to the rough estimate 12,000 tons of the lead, 17,000 tons of the copper, 70,000 tons of the zinc, 8,000 tons of the arsenic, 900 tons of barium, 70,000 tons of manganese, 7,000 tons of mercury and many more are discharged per year into the sea without dilution. सो अगर हम लोग एक रफ एस्टिमेशन की बात करें सो जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं लाइक लेड हो गया हमारा, जिंक हो गया, बेरियम हो गया, मैंगनीज हो गया, तो इनके टन्स में जो है डिस्चार्ज होते हैं सी में जो कि मरीन पोल्यूशन का एक प्राइमरी कॉज है। नाउ मूव अहेड with one of the common pollutant of the sea is the raw treated sewage.
Overburden of the sewage cause the prolific breeding of the minute plant near the sea surface, preventing the light from reaching the sea. As a result, the photosynthesis is either reduced or stopped in the deep water plants, and the plant start taking oxygen and giving out CO2. Using of more oxygen, they die in the large amount and decompose by the bacteria, causing further decrease in the oxygen level. As a result of this decrease in oxygen level, fish and other animals start to die. This whole phenomena is known as the eutrophication. So क्या होता है कि जो हम लोग वेस्टेज को सी में या फिर वाटर बॉडी में जो वेस्टेज जाते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो एक्वेटिक लाइफ को कम होने लगती है, जिसकी वजह से उनके डेथ होने लगती है, और उनका डेथ होने के बाद वो जो है एक दूसरे के ऊपर डिकम्पोज होने लगते हैं। लाइक एक्वेटिक लाइफ की बात करें, जब वो मरते हैं तो एक दूसरे के ऊपर जो है डिकम्पोज होने लगे, क्योंकि लार्ज अमाउंट में मरते हैं। तो इसकी वजह से और ही ज़्यादा जो है यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई जो है और ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से बचे हुए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो जो है CO2 को रिलीज करने लगते हैं ज़्यादा अमाउंट में। एंड यहाँ पे क्या होता है कि एक फिनोमिना आने लगती है, मतलब लगभग सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो है मरने लगते हैं, और इस फिनोमिना को हम लोग जो है यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नाउ कंट्रोल मेजर क्या होता है वाटर पोल्यूशन का? सो कंट्रोल मेजर इज़ दैट इफ़ यू आर जो बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है उसको हम लोग कर सकते हैं, या फिर बायो रेमिडिएशन टेक्निक भी होती है, लेकिन बायो रेमिडिएशन टेक्निक जो होती है काफ़ी स्लो होती है। अगर इससे आप वाटर को ट्रीट करेंगे, देन इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू क्लीन द वाटर। सो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रोल मेजरमेंट फॉर द वेस्ट वाटर. Now, thermal pollution. So, thermal pollution is defined as the reduction of the excess of the undesirable heat through water, thereby making harmful to the man, animal, aquatic life and plants. So, thermal pollution क्या होता है? The discharge of the heated liquid such as wastewater from a factory into the natural water at a temperature harmful to the environment. सो जो वेस्ट लिक्विड या फिर जो हीटेड लिक्विड होता है, जब उसका डिस्चार्ज जो है इन्वायरमेंट में होता है, लाइक थर्मल का मतलब होता है हीट। जब हीटेड लिक्विड को इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं, जिसका टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तो इससे क्या होता है कि ये इन्वायरमेंट के लिए फेवरेबल नहीं होता है, एंड ये जो है एक पोल्यूशन कॉज करता है, जिसको हम लोग जो है थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। सोर्सेज क्या-क्या होते हैं? सो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है प्रीमोस्ट सोर्स होता है। फिर उसके बाद कोल फायर्ड पावर प्लांट। फिर है हमारा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, एंड देन डोमेस्टिक सीवेज। सो इन सब चीज़ों से क्या होता है, हीटेड लिक्विड निकलता है जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, एंड टेम्परेचर हाई होने की वजह से एक पोल्यूशन कॉज करता है, एंड पोल्यूशन को हम लोग जो है थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। So you should remember about the point which causes the thermal pollution. Now, effect of the thermal pollution. So concentration of the dissolved oxygen decrease with increase in the temperature. So अब मान लेते हैं ये जो है पानी है, अगर इसका टेम्परेचर जो है बहुत हाई है, अगर टेम्परेचर इसका बहुत हाई है, तो इसमें जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी वो जो है कम होगी। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो जो है डिक्रीज करेगी। इससे हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं, टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इनटू द वाटर। लाइक ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, the oxygen concentration in the water will be decreases, and if we decrease the temperature, then it get increases, but it is for only a certain temperature. So first effect is that, and second is the rising temperature increases the toxicity of a poison present in the water. So अगर हम लोग heated water को पानी के अंदर डाल रहे हैं और इसके अंदर कोई poisonous material है,
लाइक मान लेते हैं इसके अंदर जो है साइनाइड है, साइनाइड जो होता है एक ज़हर होता है। अगर हम लोग इसमें हीटेड वाटर को डाल रहे हैं तो इसकी जो एफिशिएंसी है साइनाइड की वो 10 गुना जो है बढ़ जाएगी अगर हम लोग हीटेड वाटर को डालेंगे, तो टॉक्सिसिटी को ये इन्हांस करता है। फिर इसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर डबल्स द टॉक्सिसिटी इफेक्ट ऑफ द पोटेशियम साइनाइड। अगर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जो पोटेशियम साइनाइड होता है उसका 2 गुना जो टॉक्सिसिटी होती है वो जो है बढ़ जाती है। सो पोटेशियम साइनाइड भी एक जो है जहर की तरह ही होता है, केमिकल है। सो हीटेड वाटर से इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो 2 टाइम्स जो है बढ़ जाती है। Now, temperature is considered to be of a vital significance to the physiology, metabolism, and the biochemical process that control the respiratory rate, digestion, excretion, and overall development of the aquatic organism. Temperature changes causes the total disruption of the entire ecosystem. सो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ये पूरे इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। अगर इन टर्म्स ऑफ वाटर बात करें तो एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करेगा। अगर टेम्परेचर जो है अर्थ के सरफेस लाइक टेरेस्ट्रियल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग और सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सो ये जो है ओवरऑल इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। नाउ in fishes, several activities like nest building, hatching, migration, and the reproduction depends on the optimum temperature. सो फिशेस में बात करें, वो जो है फिश जो होती हैं नॉर्मली कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं, लाइक हैशिंग हो गया, माइग्रेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। सो अगर इसमें हम लोग हीटेड वाटर या फिर हीटेड लिक्विड को डिस्चार्ज करेंगे तो इनके ये जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो अफेक्ट होती हैं, एंड जिसकी वजह से फिश की जो है डेथ भी होने लगती है। सो कंट्रोल मेजर में क्या है, पहला हमारा कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में क्या होता है, यूज़ ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर सिस्टम फॉर कूलिंग सिस्टम पर्पज विथ सब्सिक्वेंट रिटर्न टू द वाटर वे आफ्टर पासिस थ्रू अ कंडेंसर इज कॉल्ड द कूलिंग प्रोसेस। सो ये जो होता है एक कूलिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम लोग जो है जो पूरा पानी होता है उसको ठंडा करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट होता है थर्मल पोल्यूशन का वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। एंड इसको करने के लिए हम लोग एक कंडेंसर को यूज़ करते हैं, और कंडेंसर को यूज़ करते हैं जो कि हीटेड जो वेपर होता है उसको लिक्विड में चेंज करने का काम करता है। सो जो वेपर होता है उसको ठंडा करने का काम करता है, एंड इसको हम लोग जो है कूलिंग प्रोसेस कहते हैं। एंड कूलिंग टावर जो होता है ये 2 टाइप का होता है, वेट कूलिंग टावर एंड द ड्राई कूलिंग टावर। So all water coming out from the reactor is allowed to spread through the baffle. Cool air with high velocity is passed from the side which takes away the heat and cool the water. So wet cooling tower में क्या होता है कि जितना भी पानी आता है उसको जो है हम लोग रिएक्टर होता है एक, रिएक्टर के थ्रू सारा पानी जो है आता है, जिसको हम लोग जो है बैफल जो होता है एक हमारा सब्सटेंस होता है या फिर एक मटेरियल होता है जिससे हम लोग पानी को स्प्रेड कर देते हैं। सो बैफल का यूज़ करके रिएक्टर से आने वाले सारे पानी को हम लोग फैला देंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे पानी फैल गया, अब यहाँ पे हाई एयर वेलोसिटी जो है हाई एयर को मतलब एयर को पास करेंगे विथ हाई वेलोसिटी, तो इससे क्या होगा, जो वाटर जो स्प्रेडेड वाटर है वो जो है कूल डाउन हो जाएगा एंड थर्मल पोल्यूशन को जो है वो कम करेगा। नाउ मूव अहेड विद द ड्राई कूलिंग टावर। सो हॉट वाटर इज अलाउड टू फ्लो इन लॉन्ग स्पाइरल पाइप। जो हॉट वाटर लाइक ये मान लेते हैं ये एक लॉन्ग स्पाइरल पाइप है, इसमें से जो है हॉट वाटर जो है वो पास करेगा। जब हॉट वाटर इसमें से पास करेगा तब हम लोग यहाँ पे जो है एक कूल एयर विद द हेल्प ऑफ अ फैन इज पास्ड ओवर हॉट पाइप विथ विच कूल्स डाउन द हॉट वाटर। ये पाइप है स्पाइरल पाइप जिसमें हॉट वाटर पास किया जाएगा, यहाँ पे हम लोग एक फ़ैन लगा देंगे जो कि इस हॉट वाटर को कूल करने का काम करेगा।
सो ये हो गया। फिर दूसरा है हमारा कूलिंग पॉन्ड्स। कूलिंग पॉन्ड का भी जो है हम लोग यूज़ करके जो थर्मल पॉल्यूशन है उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। कूलिंग पॉन्ड्स जो होते हैं ये एक आर्टिफिशियल पॉन्ड सिस्टम होता है जिसमें हम लोग हीटेड वाटर को जो है इंड्यूस करते हैं एंड इसमें से क्या करते हैं जो हीट होता है उसको हम लोग जो है यूज़ कर लेते हैं उसके वेपर को टरबाइन को रोटेट करने के लिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है एंड देन हमारा जो है कूल वाटर का डिस्चार्ज होता है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। नाउ आर्टिफिशियल लेक। सो आर्टिफिशियल लेक का कॉन्सेप्ट भी जो है पॉन्ड की तरह ही है, इसमें भी हम लोग उसी तरीके से पानी को ठंडा करने का काम करते हैं। Next pollution is the nuclear pollution. So nuclear waste are threat posted by the individual and orderless contamination of the environment by the presence of the radioactive material. So न्यूक्लियर पोल्यूशन या फिर न्यूक्लियर रेडिएशन या फिर न्यूक्लियर रेडिएशन पोल्यूशन। सो बेसिकली रेडियो एक्टिव मटीरियल से जो पोल्यूशन होता है उसको हम लोग जो है रेडिएशन पोल्यूशन कहते हैं। एंड जो इसमें पल्यूटेंट होता है वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोइड होता है जो कि प्रेजेंट होता है पानी में, हवा में या फिर मिट्टी में। फिर जो रेडियो न्यूक्लियोइड होते हैं वो इमिट करते हैं अल्फा पार्टिकल, बीटा रेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि गामा रेज को। सो बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट से होने वाले पोल्यूशन को हम लोग रेडिएशन पोल्यूशन कहते हैं। फिर इसके बाद है कि रेडियो न्यूक्लियोइड क्या होते हैं। सो रेडियो न्यूक्लियोइड एक ऐसे एजेंट होते हैं जो रेडिएशन पोल्यूशन को कॉज करते हैं। रेडियो न्यूक्लियोइड जो होते हैं क्या करते हैं, ये इमिट करते हैं अल्फा, बीटा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि गामा रेज को जो है ये इमिट करते हैं जो कि हाई एनर्जी पार्टिकल होते हैं एंड दे कॉजेज द सीरियस एंड द थ्रेटेनिंग problem. Now radionuclides are present और द एलिमेंट्स सच एज कुछ रेडियो न्यूक्लियोइड एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रेडियम हो गया, कार्बन हो गया विथ अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड रिलीज द आयोनाइजिंग रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड द गामा रेज। तो रेडियो न्यूक्लियोइड के कुछ एग्जांपल हैं जैसे रेडियम हो गया, थोरियम हो गया, पोटेशियम हो गया K40, फिर उसके बाद कार्बन 14 हो गया। ये सब कुछ रेडियो न्यूक्लियोइड्स हैं जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती है इनके पास और ये जो है इमिट करते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज को। नाउ मूव अहेड विद द डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई से जब रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियाई। कोई भी लेट सपोज कोई एटम है, मान लेते हैं ये एक थोरियम है। थोरियम जो होता है इसके पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है। सो इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे तो इसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। फिर है सोर्सेज ऑफ द न्यूक्लियर पोल्यूशन। तो इसमें नेचुरल सोर्सेज में आता है जैसे कि मोस्ट रेडिएशन एक्सपोजर इज फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज विच इंक्लूड्स द रेडियो एक्टिविटी इन द रॉक्स। जैसे जो रेडियो एक्टिविटी रॉक्स में होती है एंड सॉइल ऑफ द अर्थ क्रस्ट, रेडॉन अ रेडियो एक्टिव गैस गिवन आउट बाई मेनी वोल्केनिक रॉक्स एंड द यूरेनियम ओर। फिर है उसके बाद हमारा मैन मेड सोर्सेज। तो मैन मेड सोर्सेज में हमारा मेडिकल प्रोसीजर आ जाएगा, वेस्टेज आ जाएगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो है ये रेडिएशन पोल्यूशन या फिर न्यूक्लियर पोल्यूशन होने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद है हमारा न्यूक्लियर वेस्ट हैंडलिंग एंड द डिस्पोजल। सो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं ध्यान रखने चाहिए। लाइक जब भी हम लोग न्यूक्लियर फिजन या फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होता है, वहाँ जिस साइड पे ये सारे रिएक्शंस होते हैं उनको जो है जो सारे प्रिकॉशंस होते हैं वो फॉलो करने चाहिए। लाइक ड्यूरिंग द रिएक्शन जो लीकेज की प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल ना हो और सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सो इसमें कौन कौन सी मेन इश्यूज क्या होते हैं विद द रेडिएशन इज द डिफेक्ट दैट इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड केमिकली और बायोलॉजिकली। फिर है हमारा द यूज़ ऑफ द रेडियो। कौन कौन सी चीज़ें जो हैं कॉज करती हैं मैन मेड
नेचुरल सोर्सेज़ में हमारा रॉक्स और इन सारी चीज़ों से जो पॉल्यूशन होता है, और मैन मेड सोर्सेज़ में क्या है, हमारा न्यूक्लियर वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोज़ल, इसके टाइम पे जो लापरवाही होती है उससे भी जो है पॉल्यूशन देखने को मिलता है। फिर अगर हम लोग कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल को यूज़ करें जो कि डिफेंस वेपन प्रोडक्शन में यूज़ होता है, तो इससे भी रेडिएशन पॉल्यूशन देखने को मिलता है। फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजर एंड डिटोरिएशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, फिर माइनिंग एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द रेडियो एक्टिव ओर, एंड देन न्यूक्लियर एक्सीडेंट। सो न्यूक्लियर एक्सीडेंट में 2 इम्पोर्टेंट एक्सीडेंट हैं, एक है नागासाकी